अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ रहे हैं और हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम 1.2 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ और फ़िलहाल ये जो सीरीज़ है ये मैंने स्टार्ट की है। आई होप आपको हेल्प दे रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई सेल जो है वो बना हुआ होता है बायोमॉलिक्यूल्स से। हमने इसकी ओरिजिन पढ़ी थी ना कि सेल जो है बेसिकली केमिकल्स के साथ ही बना हुआ है। तो सेम एज इट इज़ अब हम देखेंगे कि ये बायोमॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? क्या ये किसी बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? क्या ये इनके कोई बड़े यूनिट होते हैं? क्या ये छोटे भी होते हैं? इनका साइज़ क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। Biomolecules can be divided into following groups according to the variability in their structures and the functions in cell and organism. कह रहा है भाई कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? उनके काम की वजह से और उनके स्ट्रक्चर की वजह से और उनके फंक्शन की वजह से। लाइक उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका जो है बेसिकली बस यही 2 बातें हैं भाई कि फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों बातों पे हम सेल के अंदर इनको अलग कर देते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे तकरीबन 5 जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एक एक को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन आगे चल के हम एक एक को बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ही है कार्बोहाइड्रेट की। इनका एक एग्जाम्पल है, एक ओलिगो है, एक पोली है और इसके जो यूनिट्स हैं ये है मोनोसेक्राइड। अब भाई यूनिट्स क्या है? अब एक एग्जाम्पल ले लें कि एक दीवार है, ठीक है। आपने दीवार को जैसे ही तोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल दीवार को जैसे ही तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ब्रिक्स मिलेंगी, ईंटें मिलेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि दीवार बड़ा यूनिट है और ईंटें उसका छोटा यूनिट है, क्योंकि दीवार को तोड़ा तो ईंटें मिली और ईंटें इसका छोटा यूनिट हो गया। सेम एज इट इज़ अगर मैं बॉडी को डिवाइड करूँगी, अगर मैं बॉडी को क्लासिफाई करूँगी तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि बॉडी का जो छोटा यूनिट है वो सेल है। ओके, तो सेम एज इट इज़ कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा यूनिट है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो मुझे इसके छोटे यूनिट्स मिलेंगे जिसे मैं मोनोसेक्राइड कहूँगी। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। ओके, तो मोनोसेक्राइड इसके छोटे यूनिट्स हैं। लाइक एक मोनोसेक्राइड, दूसरा मोनोसेक्राइड, तीसरा मोनोसेक्राइड, चौथा मोनोसेक्राइड मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 मिले, 5 मिले, बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 1-2 भी मिल सकते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है, बात की बात है। लेकिन आप मोनोसेक्राइड समझें कि बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिंकेजेस। लिंक क्या होता है? लिंकेजेस। अब ब्रिज, अच्छा सोचें ब्रिज का क्या काम क्या होता है? ब्रिज क्या होता है भाई? एक रूट को दूसरे रूट के साथ कनेक्ट करवाती है हमारी ब्रिज। तो ब्रिज बेसिकली क्या हुई? दो रूट्स को कनेक्ट करवा रही हैं या क्रॉस करवा रही हैं हमें 2 रूट्स से। अगर नदी है एक, ठीक है, इस साइड भी रोड है, उस साइड भी रोड है, आपको जाना है उस तरफ, तो एक ब्रिज होगी, उस ब्रिज के थ्रू आप जाओगे। ब्रिज क्या करेंगे भाई? 2 रास्तों को कनेक्ट करवा रही होंगी। सेम एज इट इज़ लिंकेजेस का भी काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो दीवार होती है उसका छोटा यूनिट होता है ईंटें। जब ईंटों को आप तोड़ते हो, जब आप दीवार को तोड़ते हो तो आपको ईंटें मिलती हैं। क्या ईंटें रखी हुई होती हैं जस्ट, या उसके अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगाया जाता है या कोई ऐसा उसका बॉन्ड बनाया जाता है जो ईंटों को पकड़ के खड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी दीवार बनती है? सेम एज इट इज़
आप देखें, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई सीमेंट है जो क्या करता है, ईंटों को आपस में मिलाता है, जोड़ता है। सेम एज इट इज़ अगर आपको दो पेपर कंबाइन करने होते हैं तो आप क्या लगा देते हैं, ग्लू लगा देते हैं। ग्लू लगा के एक बॉन्ड बना देते हैं और वो दोनों पेपर्स आपके चिपक जाते हैं। सेम एज इट इज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक ऐसा बॉन्ड है या एक ऐसी लिंकेज है जो मोनोसेक्राइड्स को आपस में मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोनोसेक्राइड, दूसरा मोनोसेक्राइड, तीसरा मोनोसेक्राइड, चौथा मोनोसेक्राइड, ये चारों पांचों आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो क्या मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे एक लिंकेज के थ्रू, और उस लिंकेज का नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइड लिंकेज, जो भी कहें आप। आई बात आपको समझ? तो इस लिंकेज के ऊपर अगर आप बॉन्ड लिख देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो ये वो बॉन्ड है जो मोनोसेक्राइड्स को आपस में मिलाने का काम कर रहा है और मिलाकर एक बड़ा यूनिट बना रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो छोटा यूनिट होता है, प्रोटीन्स एक बड़ा यूनिट है, एक पॉलीमर है, एक बड़ा यूनिट है। उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं प्रोटीन को तोड़ूंगी तो मुझे उसके कुछ छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे। उन यूनिट्स को मैं कहूँगी अमीनो एसिड। जैसे ही मैं अमीनो एसिड्स देखूंगी तो अमीनो एसिड्स भी किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे और वो बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। डन। सेम एज इट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर इन्होंने कैटेगरीज दे दी हैं। लिपिड्स यानी आपके फैट्स, ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स हो गए आपके लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, टर्पिनोइड्स हो गए, ये टाइप्स है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर डिटेल बता दी तो आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी मटेरियल नहीं इतना प्रोवाइडेड, आगे प्रोवाइडेड है। तो फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनोइड्स, ये सारे इनके टाइप्स हैं और इनके अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। जैसे फैट्स एंड ऑयल का यूनिट है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये इसके छोटे यूनिट है, ये मिलकर फैट्स एंड ऑयल्स बनाएंगे। फॉस्फोलिपिड आपकी मेम्ब्रेन्स में मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिपिड है। इसका जो छोटा यूनिट है वो है ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, कोलिन है। और टर्पिनोइड्स जो हैं उसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। और ये सारे के सारे ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होंगे वो ईस्टर लिंकेजेस के साथ कनेक्ट होंगे। लाइक जो बॉन्ड होगा उसका नाम होगा एस्टर बॉन्ड। ओके, या ईस्टर भी पढ़ सकते हो आप, डजेंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन पर जो है वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं कि एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड। उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, जो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन होंगे, वो एस्टर बॉन्ड और कार्बन कार्बन लिंकेजेस से मिलकर बने होंगे। और आइसोप्रीनोइड्स के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये वो बॉन्ड है जिससे मिलकर हमारा लिपिड बनेगा। आखिर नहीं है, अभी एक और सेकेंड लास्ट हमारा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। अब ये जो है डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होगा, क्योंकि ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका छोटा यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड्स। आप लिख लें भले कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मोनोमर, उसका छोटा यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर वो डीएनए का है तो डीएनए के अंदर होंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और अगर वो आरएनए का है तो आरएनए के छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे यूनिट्स होंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आई बात समझ? ऐसे ही डीएनए के जो अंदर बॉन्ड मिलेगा वो हमें मिलेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या फॉस्फोईस्टर लिंकेज। सेम एज इट इज़ अगर हमें आरएनए के अंदर मिलेगा तो हम उसके अंदर हमें मिलेगा फॉस्फोईस्टर लिंकेज, सेम मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, कॉन्जुगेट हैं, मिली हुई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दो मॉलिक्यूल्स मिलकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल गया, ठीक है, तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन हम कहेंगे प्रोटीन को।
तो ऐसे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसके जो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा तो इन दोनों के छोटे छोटे यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इसके यूनिट्स अलग अलग होते हैं। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के नीचे आप लिख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड आप लिख लें, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मिलाकर बनेगा। और इसके छोटे यूनिट्स ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। और इसके अंदर लिंकेजेस भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो डिफरेंट लिंकेजेस होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। There is a variation found in literature about the percentage of the biomolecules present in the cell. अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ना, इनकी परसेंटेजेस सेल के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये इसकी वजह से होता है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का परसेंटेज अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट एक सेल में इतना मिल रहा है तो दूसरे सेल में भी इतना मिले, ऐसा नहीं होता, अलग अलग कंपोजिशन होती है। Therefore these values are always taken as average value। इसके लिए हम जब भी पढ़ते हैं तो एवरेज वैल्यू के हिसाब से पढ़ते हैं, लाइक एवरेज, सब चीज़ों को कंबाइन करके एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई ये एवरेज है, ये सब में होगा। और अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज गिवन इन द टेबल 1.2। अब ये जो 1.2 टेबल है, इसके अंदर हमें वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब की एक एवरेज परसेंटेज दी गई है, ठीक है, कि बैक्टीरियन सेल को मैमेलियन सेल के साथ कंपेयर किया गया है। एक बैक्टीरिया का सेल है, एक मैमल्स का सेल है, इनको कंपेयर करके देखा गया है कि कौन सी परसेंटेज किस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। अब हम थोड़ी इसको टेबल को मतलब पढ़ेंगे। सो वाटर जो होता है बैक्टीरियन सेल के अंदर भी 70% मिलता है सेल के अंदर, और मैमेलियन सेल के अंदर भी 70% अमाउंट के साथ होता है। प्रोटीन जो होता है वो 15% बैक्टीरियल सेल में और 18% मैमेलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल में और मैमेलियन में 4%। लिपिड्स का आप देखें तो 2 बैक्टीरिया में है और 3 मैमल्स में है। डीएनए 1 है और उधर 0.25 है। आरएनए 6% है और उधर 1.10% है। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो उनका रेशो सेम है 2:2 और 1:1। अच्छा, आप एक बात समझ लें, बात ये है कि ये टेबल आपको याद करनी है। आप कहेंगे कि हैं इतनी बड़ी टेबल कैसे याद होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगी, क्योंकि एमडीकेट में इसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वाटर का ही आता है कि वाटर वो कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है या वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया के अंदर भी सेम पाया जाता है और मैमल सेल के अंदर भी उसकी परसेंटेज सेम होती है। तो आप फ़ौरन उस पर टिक करेंगे कि भाई वो वाटर है। तो इस हवाले से जो है वो आते हैं क्वेश्चंस। और मेन बात, ऊपर जो हमने लिंकेजेस पढ़ी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसके छोटे यूनिट्स जो हैं बायोमोलिक्यूल्स, उनके छोटे यूनिट्स, उनके लिंकेजेस, उनके बॉन्ड्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद करना। तो आप अभी से याद करना स्टार्ट हो जाएं ताकि आपको नेक्स्ट ईयर ईजी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इंटर भी होती है और फिर आपको पेपर्स भी देने होते हैं और फिर आपकी एमडीकेट भी होती है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चले, दूसरी बात ये मैं बताना चाह रही थी कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कोई उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ बात। दूसरी बात ये कि कोई इतना ज़्यादा वो है ना एडिटिंग वगैरह नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इतना मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग बैठ के करूं। बट हाँ, मैं चाहती हूं कि आप लोगों के पास एक क्वालिटी कंटेंट आए पढ़ाने का, इसकी वजह से जस्ट मैं एज अ हेल्प पढ़ाना चाहती हूं, ठीक है। तो आई होप जो है वो आपको समझ आ रहा होगा। आप एक काम किया करें, आप बुक खोला करें और हैंड फ्री यूज़ किया करें और जस्ट जो भी बातें मैं बताती जाऊँ अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करके टिक लगा लिया करें या लिख लिया करें या अंडरलाइन करके रीड करते जाया करें और समझते जाया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी हाँ, अभी कुछ ऐसा लिखवाने की चीज़ है नहीं, इंशाल्लाह अगर वो आगे होगी तो मैं ज़रूर लिखवाऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी, उसमें हम 1.3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।